Dear students, Assalamu alaikum. Today is 30th May 2020, Wednesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the discussion of use of it and there, as well as we will do translation exercises from grammar and composition and MCQs of grammar. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the unit number 1 to 6, reading translation, word sentences, question answer, glossary, work pages and MCQs. Today we will do our work from grammar and composition. First of all, we will do uses and then question related to tenses. So for this, have a look at the previous paper, past paper of फैसलाबाद बोर्ड 2019. सब्जेक्टिव पार्ट आपके साथ जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ. आपके साथ जो है वो प्रीवियस पेपर शेयर करने का मकसद जो है वो ये है ताकि आपको जो है वो प्रॉपरली ये बात समझ में आ जाए. आपने ये ट्रांसलेशन क्यों करनी है, इसका क्या मकसद है, किस लिए ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, आपका जो एनुअल पेपर है सब्जेक्टिव पार्ट उसमें ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आता है और कितने मार्क्स का होता है. यकीनन ये क्वेश्चंस होंगे आपके जहन में जिनको पहले मैं जो है वो क्लियर कर दूं, डिस्कस कर लूं आपके साथ इन जो है वो क्वेश्चन के आंसर्स को, ताकि आप प्रॉपरली और फुली कंसंट्रेट होके अपना जो है वो ट्रांसलेशन वाला जो क्वेश्चन है उसको तैयार कर सकें. ठीक है, आपको जो है वो इमेज नज़र आ रहा है, एक प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम है हमारा, पेपर है, क्वेश्चन पेपर. ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. एक सर्कल में आपको क्वेश्चन नंबर 8 नज़र आ रहा है जिसकी स्टेटमेंट अभी मैंने जो है वो बोली है, जिसका मतलब है कि कोई से भी 5 सेंटेंसेस जो दिए गए हैं, टोटल 8 यानी 8 टोटल दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और 5 नंबर का ये सवाल है. यानी आपके एनुअल पेपर में जो ट्रांसलेशन अभी हम करेंगे यूजेस और टेंसेस की, सेंटेंसेस जो करेंगे वो आपके एनुअल पेपर में सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, और 5 मार्क्स का आता है, 8 आते हैं जिसमें से आपने 5 करने होते हैं. क्लियर हो गया, यानी हमें ये भी पता चल गया कि आपके पेपर में ये किस तरीके से आता है. ठीक है, इसको हमने किस तरीके से पेपर के हवाले से तैयार करना है, कितने मार्क्स का होता है, और इसको काम जो है करने का तरीका भी जब आप इसको कम्प्लीटली टेंसेस को कर लेंगे, यूजेस को कर लेंगे, तो आपको समझ आएगी प्रॉपर कि मिक्स होकर ये सेंटेंसेस आपको दिए हुए. लाइक नौकर के पास 10 रुपये थे, हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं, मज़दूर काम से जी नहीं चुरा रहे थे. यानी कोई कंटिन्यूस के हैं, कोई इंडेफिनेट के हैं, कोई यूज़ है आपका, ठीक है, हैज़ हैव का वगैरह. ठीक है, यानी डिफरेंट यूजेस हैं जो कि हम करेंगे. आपके साथ जो सिलेबस मैंने शेयर किया था इमेज, उसमें भी मैंने प्रॉपर मेंशन किया था कि यूज़ ऑफ इट, देयर, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड आपके सिलेबस में शामिल है. ठीक है, आपके जो आपका ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेज नंबर है 69, या कुछ की बुक पे जो है वह 70 होगा. एडिशन का जो फ़र्क है जिन स्टूडेंट्स का, तो आपका जो आप उसको देख सकते हैं कंटेंट्स में से. टेंसेस वाला पोर्शन है. लेसन नंबर 1 में हम देखेंगे सबसे पहले यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर को. ठीक है, ये इट और देयर, ये जो भी टेंसेस हम करेंगे ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड है. ट्रांसलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि ट्रांसलेशन इज़ द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज. ठीक है, ट्रांसलेशन क्या है, एक आर्ट है, फ़न है, एक एक्सप्रेस करने का बात को किसी दूसरी ज़ुबान में. यानी हमें उर्दू जैसे दी हुई है सेंटेंसेस में, हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. जैसे हमने चैप्टर करते हुए देखा था कि हम जितने भी हमने टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स किए हैं, हम जो ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश में दी हुई, उसको हम क्या करते थे, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते थे, अपने आइडियाज़ को दूसरी ज़ुबान में समझते हैं. अच्छा जी, टॉपिक जो है आज हम करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इट एंड देयर है. सबसे पहले तो मैंने जैसा कि आपको कल स्टूडेंट्स ये बात कही थी कि आपने जो है वो नोटबुक P1 ने ऑलरेडी जो है वो बनाई हुई है और उन्होंने ये यूजेस भी किए हुए हैं और इंडेफिनेट और कंटिन्यूस भी प्रेजेंट और पास्ट का किया हुआ है. तो आपके लिए इसको नोट करना जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए. ये नहीं आपने कहना कि हमारी नोटबुक पहले से तैयार है, बल्कि समर पैक का जो आपका रजिस्टर या नोटबुक आपने प्रिपेयर की है उसमें आपने ग्रामर कंपोजिशन वाला फोल्डर बना के प्रॉपर यूज़ ऑफ इट एंड देयर
शुरू करना है, प्रॉपर डेट मेंशन करनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद अपना काम जो है डेट वाइज आपने शुरू करना है। पहला आपका टॉपिक है यूज़ ऑफ इट एंड देयर, ठीक है। देयर और इट का इस्तेमाल हम जो है वो अपने सेंटेंसेस में किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती जाऊँ कि इट और देयर ये दोनों लफ्ज़ ही क्या कहलाते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, इंट्रोडक्शन से लफ्ज़ ये निकला है, इंट्रोडक्शन जिसका मतलब होता है तारुफ, ठीक है। तारुफ, तारफ़ी अल्फाज इनको इस वजह से कहते हैं कि जैसे हम किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले उसका तारुफ हम लेते हैं या हम अपना तारुफ करवाते हैं, यानी सबसे पहले जो चीज़ आती है, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं ये, जहाँ पे किसी भी सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट जब मौजूद नहीं होता तो सबसे पहले जो लफ्ज़ आते हैं इट और देयर जो है वो यूज़ हम करते हैं, यानी इट और देयर का इस्तेमाल जहाँ पे मौजूदगी ज़ाहिर करनी है, जहाँ पे हमने कोई हैपनिंग शो करनी है, वहाँ पे हम इट और देयर को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करें। इस वजह से हम जो है वो इनको क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स कहते हैं। It and there are not translated if they are being used as the introductory words and appear at the beginning of sentences। यानी कि it और there जब तारफ़ी अल्फाज के तौर पे इस्तेमाल हो, यानी सेंटेंस का पहला लफ्ज़ ये हो, ये याद रखनी है ख़ास तौर पे बात कि सेंटेंस का पहला लफ्ज़ जब ये हो, यानी जुमले के शुरू में आए, कि इनका तर्जुमा नहीं होता। यानी हम सोचते हैं कि इट का मतलब होगा ये या वो, या देयर का मतलब वहाँ, लेकिन देयर का मतलब है वहाँ, लेकिन जब ये सेंटेंस के शुरू में आता है तब इसका उर्दू में कोई भी मतलब नहीं होता। इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप देखते हैं कि जब आप स्कूल में हैं, ठीक है, तो आप एज अ स्टूडेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, घर में हैं तो आप एज अ स्टूडेंट नहीं हैं। इसी तरह से इट और देयर किसी सेंटेंस में जब इंट्रोडक्टरी वर्ड का काम कर रहे हैं तो तब इनका उर्दू में कोई भी मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर ये सेंटेंस के सेंटर में या आखिर पे हैं तो तब इनके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे देयर का मतलब जो है वो वहाँ भी होता है, ठीक है। जब सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के तौर पे काम कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तब इनका जो है वो उर्दू में कोई भी मतलब नहीं होता। आई होप आपको इंट्रोडक्टरी वर्ड इनको क्यों कहते हैं ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले जो है वो हम यूज़ ऑफ इट को देख लेते हैं, ठीक है। इट का इस्तेमाल जो है वो हम सेंटेंसेस में कब करते हैं, वक्त, दिन, तारीख़, मौसम और कुदरती मनाजर वाले फ़िक्रों में इट को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हमने वक्त बताना है, जब हमने दिन बताना है, ठीक है, या तारीख़ बतानी है, मौसम कौन सा है ये बताना है, या कोई भी कुदरती मनाजर के बारे में सेंटेंसेस में जो है वो इंग्लिश में बात करनी है, तो तब हम शुरू में क्या यूज़ करेंगे, इट। इसी तरह से किसी बात पे जब ज़ोर देना है या कोई भी खसूसियत ज़ाहिर करनी है तो तब भी हम इट को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे इट का लफ्ज़ी मतलब ये है, लेकिन जो है जब हम इनको इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पे यूज़ करेंगे तो तब इनको जो है वो हम इस तरह से ट्रांसलेट नहीं करते। जैसे कि अब अगर हम कहते हैं इट इज़ 7 o'clock वक्त बताने के लिए, तो हम उर्दू में ये तो नहीं लिखते कि इट इज़ 7 o'clock, ये 7 बजे हैं, ठीक है, यानी 7 बजे हैं हम कहते हैं बस। इट का उर्दू में मतलब नहीं लिखते, ठीक हो गया। इट उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ नज़रों के सामने ना हो, और जो चीज़ नज़रों के सामने हो हम उसके तरफ इशारा करके बात करें तो तब हमने दिस इस्तेमाल करना है, ठीक है। दिस और इट का भी फ़र्क आपको समझ में आ गया है कि जब हमारे सामने कोई चीज़ है हम उसकी तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं तो तब दिस का वर्ड यूज़ करेंगे, ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इट हम तब यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ टू टॉक अबाउट टाइम, डेट, वेदर एंड फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ को बयान करने के लिए, टाइम बताने के लिए, डेट और वेदर बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ अ नाइस डॉग, ठीक है, किसी भी शख्स, चीज़ या जानवर वगैरह या बेजान चीज़ों के बारे में ख़ास तौर पे बात करने के लिए हम जो है वो इट का इस्तेमाल करते हैं। फिर है उसके बाद एग्ज़ाम्पल देख लें आप, इट इज़ इवनिंग, ठीक है, शाम हो गई है। तो यहाँ पे भी आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन में देख रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि ये शाम हो गई है, ठीक हो गया।
ये है यूज़ ऑफ इट, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यकीनन। जब आप इसको अपनी नोटबुक में लिखें तो आप हेडिंग दें यूज़ ऑफ इट की, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो इंग्लिश में मैंने आपके साथ लिखा हुआ था स्लाइड में, उसको आप अपने पास याद दहानी के तौर पे लिख सकते हैं। उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको याद करने में आसानी हो, और एग्जाम्पल ज़रूर लिखें। फिर उसके बाद है यूज़ ऑफ देयर। देयर का इस्तेमाल जो है वो, देयर आपने देखा होगा 2 वर्ड्स हैं देयर, आप यूजुअली अपनी जो है वो लिखने में इस्तेमाल करते हैं। एक देयर के स्पेलिंग हैं THEIR और एक देयर के स्पेलिंग है THERE, देयर। देयर जब EIR वाला यूज़ करना है तो ये बिलोंगिंग टू और रिलेटिंग टू के लिए यूज़ करते हैं, यानी किसी से ताल्लुक़ बता, यानी पोजेशन हमने बतानी है, जैसे उनकी, उनका, ये लफ्ज़ उर्दू में, तो देयर का वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, इंग्लिश वर्ड, ठीक है। इसी तरह से देयर जो ERE वाला देयर है, ये हमने पोजीशन, किसी भी चीज़, किसी भी जगह की, किसी भी चीज़ या शख्स की मौजूदगी किसी जगह पे ज़ाहिर करनी है तो तब हमने देयर का वर्ड इस्तेमाल करना है। जैसे हम कहें कि कमरे में एक पंखा है, ठीक है, या बाग में बहुत से आम के दरख्त हैं, ठीक है। हम जो है वो बाग में जैसे मौजूदगी ज़ाहिर कर रहे हैं, कमरे में हम जो है वो ज़ाहिर कर रहे हैं मौजूदगी, तो मौजूदगी के लिए हमने फर्स्ट वर्ड कौन सा यूज़ कर लिया, देयर का, ठीक हो गया। सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से हम करते हैं, लाइक दे आर पार्किंग देयर कार देयर। तो देयर, दोनों देयर का यूज़ इस सेंटेंस में आपको दिखाया गया है कि दे आर इसको भी जो है वो हमने इन शॉर्ट जब बात बोलना है तो तब अक्सर इसको हम जो है वो प्रोनाउंस इस तरह से देयर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप में कंफ्यूज नहीं होना। फिर है जो देयर आपको ब्लू के साथ EIR वाला है, ये पोजेशन है, जैसा कि मैंने बताया, कार बिलोंग्स टू देम, ये चीज़ ये चीज़ ज़ाहिर की जा रही है। फिर देयर जो ERE वाला देयर है वो वहाँ के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो जो देयर मौजूदगी ज़ाहिर करता है उसके लिए हम जो है वो उसके अच्छी तरह से स्पेलिंग जो है वो याद रखेंगे। जब हमने सिंगुलर चीज़ों के लिए देयर इस्तेमाल करना है, एक चीज़ के लिए, तो तब हमने देयर के साथ इज़ का इस्तेमाल करना है। आपको मैंने डिफरेंट जो है वो सेंटेंसेस के हवाले से ही बताया है, जैसे अफर्मेटिव यानी सादा फ़िक्रें हैं तो देयर इज़, नेगेटिव हैं यानी मनफी फ़िक्रें हैं तो देयर इज़ नॉट, जब इंट्रोगेटिव हैं, सवालिया हैं, तो देयर से पहले क्या आ जाएगा, इज़ देयर, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम प्लूरल में जो है वो देयर का यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल चीज़ें बताने के लिए, जमा चीज़ें बताने के लिए, जैसे कमरे में बहुत से लोग हैं, ठीक है, कमरे में बहुत से तुलबा हैं, तो तब हमने आर का वर्ड इस्तेमाल करना है। जैसे कि अफर्मेटिव यानी सादा फ़िक्रों में देयर आर करेंगे, नेगेटिव में हम जो है वो देयर आर नॉट करेंगे, इंट्रोगेटिव में हम आर देयर यानी आर शुरू में ले आएंगे, ठीक है। आपने इसी तरह से जो है वो इसको सेंटेंसेस में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ। लाइक देयर इज़ आर टेबल, आपको पिक्चर में जो भी डिस्क्रिप्शन है हमने बतानी है मौजूदगी चीज़ों की, तो हम कहेंगे देयर इज़ अ टेबल, ठीक है। देयर आर सम चेयर्स, ठीक है, ज़्यादा हैं तो आर आ गया। देयर इज़ नॉट अ TV, ठीक है, जिस चीज़ की नफ़ी करनी है तो नॉट का इस्तेमाल कर लिया। क्वेश्चनिंग करनी है तो इज़ देयर अ नाइफ, नो देयर इज़ नॉट। आर देयर एनी कप्स, येस देयर आर, ठीक है। ये हैं सेंटेंसेस में हम इनको अफर्मेटिव केस में जो है वो नेगेटिवली, इसको जो है वो इंट्रोगेटिव वे में हम किस तरह से इस्तेमाल देयर को करते हैं। आई होप आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। जब आप अपनी नोटबुक में लिखें तो सबसे पहले हम इट और देयर हैं क्या, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं, फिर जो है वो इनकी उर्दू में इनको हमने कैसे पहचानना है, इंग्लिश में इनको हमने कैसे यूज़ करना है, और एक एक एग्जांपल आप इसको लिखेंगे, फिर आप एक्सरसाइजेस को शुरू करेंगे। देयर की पहचान देखें कि जुमले में किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी ज़ाहिर करनी है तो देयर को हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इसका लफ्ज़ी मतलब वहाँ है लेकिन इसको हम लिखते हुए लिखेंगे नहीं। देयर के बाद इज़ आर वॉज वर वगैरह भी इस्तेमाल हम करते हैं। मनफी जुमलों में वॉज वर के बाद इज़ आर के बाद नॉट लगाएंगे। सवालिया में हम जो है वो इज़ एम आर वॉज वर को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। कुछ एग्जांपल्स आपके साथ जो है वो मैंने शेयर की हैं, उनको आपने जो है वो रीड आउट कर लेना है।
इसी तरह से आप जो है वो अपनी ग्रामर बुक जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है उसके पेज नंबर 69 पे देखेंगे या 70 पेज होगा, कुछ की एडिशन का फ़र्क है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे एक्सरसाइजेज जिनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एक्सरसाइज को आपने इसी तरह से उर्दू इसकी लिखनी है और इसकी इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। आपके नोट्स भी साथ साथ तैयार होते जाएंगे जो है वो एक्सरसाइजेज के, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से होती रहेगी। इसको आपने ज़रूर अपनी नोटबुक में लिख लेना है। फर्स्ट एक्सरसाइज देख लें। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आज सख्त गर्मी है, ठीक है। आज सख्त गर्मी है, हम मौसम बयान कर रहे हैं इसलिए इट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, सख्त वेरी, गर्मी है, हॉट आज, टुडे, ठीक है। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस को देखते जाएं। शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग। मेज़ पर कोई किताब नहीं है, देयर का इस्तेमाल आ गया। ये इट और देयर की मिक्स एक्सरसाइजेज हैं। मेज़ पर कोई किताब नहीं है, अब हमने यहाँ पे गैर मौजूदगी ज़ाहिर करनी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। मौजूदगी या गैर मौजूदगी ज़ाहिर करने के लिए जो है वो हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, मेज़ पर कोई किताब नहीं है, ठीक है। फिर है क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है, इज़ देयर एनी प्लेयर इन द प्लेग्राउंड। ये आपका जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। एंड पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। क्या इस तालाब में मछलियाँ नहीं हैं, आर देयर नो फिश इन दिस पॉन्ड। पानी में बहुत से मेंढक थे, देयर वर मैनी फ्रॉग्स इन द वाटर। प्लेटफॉर्म पे कोई मुसाफिर ना था, देयर वॉज नो पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म। खेत में कितने मवेशी थे, हाउ मेनी कैटल वर देयर इन द फील्ड। टोकरी में कुछ सेब हैं, देयर आर अ फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट। दरिया के किनारे 4 कश्तियाँ थीं, देयर वर 4 बोट्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मकान में कोई ना था, देयर वॉज नो वन इन द हाउस। संदूक में नए कपड़े नहीं हैं, देयर आर नो न्यू क्लॉथ्स इन द बॉक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वॉज वर का इस्तेमाल भी है, इज़ और आर का भी इस्तेमाल है। छत पर कौन है, हु इज़ देयर ऑन द रूफ। ये आपका जो क्वेश्चन वर्ड आ गया है, हु, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है कौन, क्या, कब, कैसे, ठीक है, कहाँ, तो आप सबसे पहले उस लफ्ज़ को ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो बाकी सेंटेंस की तरतीब वही रहेगी। क्या ओले पड़ रहे हैं, इज़ इट हेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में अक्सर आया होता है। छत पे कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम हो गई है, आज सख्त गर्मी है, पहले 2 सेंटेंसेस थे जैसा कि, ठीक है। पिंजरे में शेर ना था, देयर वॉज नो लाइन इन द केज। ये आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है। 15 सेंटेंसेस हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये याद करने वाला काम नहीं है, ठीक है। ये प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी तैयारी होगी। सेकंड एक्सरसाइज देखें। इसमें भी हमारे पास जो है वो 14 जो हैं वो सेंटेंसेस हैं, इनकी भी ट्रांसलेशन देख लें। हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त थे, देयर वर मैनी मैंगो ट्रीज इन आवर गार्डन। हॉल में कितने उम्मीदवार थे, हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर देयर इन द हॉल। दफ्तर में चपरासी क्यों नहीं है, वाई इज़ देयर नो पियन इन द ऑफिस। क्या डाकिए के थैले में चिट्ठियाँ ना थीं, वर देयर नो लेटर्स इन द पोस्टमैन्स बैग। क्या जग में थोड़ा सा दूध है, इज़ देयर अ लिटिल मिल्क इन द जग। आज मतला अबर आलूद है, इट इज़ क्लाउडी टुडे। क्या बाहर तेज़ हवा चल रही है, इज़ इट ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड। कल मौसम बड़ा सुहाना था, इट वॉज़ वेरी फाइन यस्टरडे। पर्चा हल करने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे, इट विल टेक अबाउट 3 आवर्स टू सॉल्व द पेपर। ये आपका जो है वो फ्यूचर का आ गया है। इसी तरह आगे प्रोवर्ब है कि पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। फिर उसके बाद है ये सफ़ेद झूठ है, इट इज़ अ वाइट लाई। फिर है मेरा ही भाई था जिसने इनाम हासिल किया, इट वॉज माई ब्रदर हु गॉट द प्राइज़। हवाई अड्डे पे कितने हवाई जहाज़ थे, हाउ मैनी एरोप्लेन्स वर देयर एट द एयरपोर्ट। सड़क के किनारे कोई दरख्त ना था, देयर वाज नो ट्री अलोंग द रोड। ये आपके टोटल जो है वो तकरीबन 30 सेंटेंसेस हैं जो आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी नोटबुक में इनको ज़रूर लिखना है, ठीक है। आज हमने जो है वो ग्रामर कंपोजिशन से जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट किए हैं वो है इट और देयर, जो कि इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं, ठीक है। और इट किसी भी हैपनिंग को शो करने के लिए, मौसम, दिन, वक्त, तारीख़ बताने के लिए, किसी भी बेजान जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए इट का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन के लिए। और देयर हमने मौजूदगी या गैर मौजूदगी के लिए हमने इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ साथ जो है वो हम ग्रामर MCQs करेंगे, जिनके नोट्स जो हैं वो P1 के पास मौजूद हैं। N1 भी जैसे ही स्कूल आप बेटा आएंगे आपको मैं ये नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। अभी हम जो है वो इमेजेस से इनको डिस्कस कर लेते हैं।
डेली हम जो है वो तकरीबन 10 to 15 जो है वो MCQs को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो ग्रामर वाले MCQs हैं, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है 19 नंबर का जो आपके पेपर में एनुअल में आता है, जिसमें से 5 नंबर के ग्रामर MCQs होते हैं जो कि डिफरेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। ये भी आपको अच्छी तरह से आप इनकी तैयारी कर लें। सिनोनिम और स्पेलिंग वाले MCQs हम कर चुके हैं। जैसे ही हम अपने यूजेस और टेंसेस करेंगे, हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाले MCQs तैयार करना शुरू कर देंगे। अभी हम जो है वो ग्रामर वाले MCQs शुरू कर रहे हैं आज से, ठीक है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ये डिफरेंट जो बोर्ड हैं उनमें रिपीट हुए हैं। ये आपको ब्रैकेट में जैसा कि नज़र आ रहा है 9 टाइम्स, 11 टाइम्स, 6 टाइम्स, यानी ये बोर्ड में कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं डिफरेंट बोर्ड्स में, ये बताया गया, ठीक है। फर्स्ट आपकी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड MCQs को हम नहीं करेंगे तैयार, इसलिए जो फर्स्ट वन है उसको नहीं हम कर रहे। सेकंड वन को देखें। माय फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग। आप ऐसा करें कि अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर इसकी की बना लें, ठीक है, ताकि आपको याद रहे और जब आपको मैं टेस्ट में दूं तो आपको फिर इनको तैयार करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। माय फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग। द अंडरलाइंड वर्ड इज़ पेंटिंग। यहाँ पे जो है वो ऑप्शन है हमारे पास इनफिनिट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरंड, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो सही वाला ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन है हमारे पास जेरंड, ठीक है। जेरंड जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली दफ़ा एक्सरसाइज करते हुए पिछले लेक्चर में, कि वो वर्ब की फॉर्म है ING के साथ, जो कि हमें नाउन का काम किसी भी सेंटेंस में करती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो इसको जेरंड बोलते हैं। फिर है थर्ड MCQ, ही स्पोक वेरी लाउड। द अंडरलाइंड वर्ड इज़ एन एडवर्ब ऑफ। ये कौन सा जो है वो एडवर्ब की कौन सी टाइप है? मैनर है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम है, डिग्री है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका MCQ है, ठीक है। ये आपकी जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, डी ऑप्शन आपका ठीक है। शिद्दत बताई जा रही है यहाँ पे। ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड, सिंपल, कम्प्लेक्स सेंटेंस, बोथ A एंड C। फोर्थ आपका MCQ है, A ऑप्शन इसका ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे जो कि हमने पहले जिनको डिस्कस नहीं किया उनको हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस बेटा वो सेंटेंस होता है जिसमें दोनों ही सेंटेंसेस जो है वो अपना अपना मीनिंग बरकरार रखें, ठीक है। यानी एक सेंटेंस को अगर दूसरे सेंटेंस से अलहदा भी कर दिया जाए तो दोनों का अपना अपना मतलब हो, यानी ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। क्राउड इज़ फिफ्थ आपका MCQ है। क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे कि इसको हमने डिस्कस किया था कि जब एक ही जैसी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उनको एक ग्रुप की फॉर्म में सिंगुलर वे में लिया जाए तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, मजमुआ, ठीक है, जैसे कि कलेक्शन का मतलब होता है। फिर है पॉलिटिकली है सिलेबल्स। पॉलिटिकली के जो सिलेबल्स हैं वो कितने हैं, इसको आप प्रोनाउंस करके देख लें। पोलिटिकली 4 C ऑप्शन इसका ठीक है। सिलेबल्स होते हैं जहाँ पे वाउल साउंड है, हमने वर्ड को स्प्लिट करना होता है, वर्ड को तोड़ना होता है, ठीक है, वाउल साउंड के साथ, ठीक है, इसको सिलेबल बोलते हैं। फिर है 7th हमारा MCQ, अली रेन क्विकली। द अंडरलाइंड वर्ड इज़ अ। क्विकली को अंडरलाइन किया हुआ है, आपने बताना है ये क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब फ्रेज। अली तेज़ भागता है। अब क्विकली वर्ड रेन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी तेज़ भागना, भागने को बता रहा है, भागने के बारे में हमें बता रहा है। तो भागना जो है वो एक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है? एक एडवर्ब। B ऑप्शन हमारे पास ठीक है, इसको टिक कर लें आप। उसके बाद है 8th वाला हमारा MCQ, सम आर बोर्न ग्रेट। जैसा कि हमने चैप्टर करते हुए भी डिस्कस किए थे प्रोनाउन की टाइप्स को, कि जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है पोजेसिव, इंडेफिनेट, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन है इसका सही ऑप्शन B वाला, कि वो प्रोनाउंस होते हैं जहाँ पे डेफिनेट नहीं होता कि वो जेंडर क्या है, उसके नंबर कितने हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी जिन्स नहीं बताई कि मेल हैं, फीमेल हैं, या कितने लोग हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। सम पता है कुछ। फिर है प्रोनाउंसिएशन वाला 9th वाला MCQ आपने नहीं करना। 10th है ही इज़ फंड ऑफ कुकिंग। द अंडरलाइन वर्ड इज़। कुकिंग को आप अंडरलाइन किया हुआ है। कुकिंग जो है वो क्या है? आपका ऑप्शंस हैं जेरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और पास्ट पार्टिसिपल। हमारे पास जो है वो A ऑप्शन ठीक है, जेरंड। 11th MCQ है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, इसको भी आपने नहीं करना, क्रॉस कर लें।
12th MCQ हम करेंगे वैलियर बहादुरी को कहते हैं। इसके बारे में भी हमने चैप्टर करते हुए तैयारी करते हुए पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है या अनकाउंटेबल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी वो नाउन जो कि फ़िज़िकली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी कोई जिस्मानी मौजूदगी नहीं होती, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन के बिल्कुल उलट है। उसके बाद है द बॉय लाफ्स लाउडली। लाफ्स को अंडरलाइन किया हुआ है। लाफ्स क्या है? रेगुलर वर्ब है, एडवर्ब है, इरेगुलर वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का फ़र्क भी मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 3 चीज़ें होती हैं, अगर सब्जेक्ट और वर्ब 2 चीज़ें हों, सिर्फ ऑब्जेक्ट ना मौजूद हो, तो वो वर्ब क्या कहलाता है? इंट्रांजिटिव। ठीक है, इन को नहीं से मुराद लें। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्या है? इंट्रांजिटिव। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड से प्रेयर। दिस इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ठीक है कंपाउंड सेंटेंस, ए वाला। उसके बाद 15 आपका जो MCQ है वो भी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, इसको भी आपने नहीं करना। ये हमारे MCQs थे ग्रामर के, जो कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट जो नहीं डिस्कस किए थे उनको भी साथ साथ डिस्कस कर लिया है ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। डायरी को आपने अपनी डायरी में लिख लेना है या अपने रजिस्टर नोटबुक में बैक साइड पे लिख लेना है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज हमने की है, यूज़ ऑफ इट और देयर की 2 एक्सरसाइजेज, टोटल आपके थे 29 सेंटेंसेस जिसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। लेकिन उससे पहले यूज़ ऑफ इट और देयर का इंट्रोडक्शन करवा के उसकी पहचान, उसकी एक एक एग्जांपल आपने लिख के प्रॉपर, जैसे आप क्लास में काम करते हैं, करके फिर आपने एक्सरसाइजेज दोनों उर्दू भी लिखनी है, इंग्लिश भी लिखनी है। आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर हमने साथ किए हैं MCQs ग्रामर के, जिनको आपने सिर्फ याद करना है अपने टेस्ट के लिए और एनुअल पेपर की तैयारी समझते हुए। ठीक है, लेसन में अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें।